मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 28 ओपी गुप्ता हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है ट्यूब एक्सपेंशन अलाउंस, ठीक, एग्जिस्ट इन। कौन से हीट एक्सचेंजर में ट्यूब्स के लिए एक्सपेंशन अलाउंस लेते हैं, मतलब हम थोड़ी लेंथ हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, समझ गए। पहला ऑप्शन है मल्टी पास फिक्स ट्यूब सीट, और दूसरा है यूट्यूब, और तीसरा है सिंगल पास फिक्स ट्यूब सीट, और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका आंसर है यूट्यूब। जो सिंपल आपका यूट्यूब होता है उसमें हम ऐसा एक्सेस में डिजाइनिंग एक्सपेंशन अलाउंस लेके चलते हैं। 271 का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 272, इफ़ एयर अ नॉन कंडेंसिंग गैस इज प्रेजेंट इन द कंडेंसिंग वेपर स्ट्रीम। मैंने आपको बताया था कि अगर जो कंडेंसिंग स्ट्रीम है उसमें अगर हमारी कोई गैसेस एयर वगैरह अगर मिक्स होती हैं तो उसका तो ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है उस मिक्सचर का वो कम हो जाता है। जितनी ज़्यादा नॉन कंडेंसेबल गैसेस प्रेजेंट होंगी, एयर प्रेजेंट होगी, उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर और कम होता जाएगा। ठीक, कह रहा है इट विल द कंडेंसेशन रेट, इससे कंडेंसेशन रेट डिक्रीज होगी, इनक्रीज होगी। अब हीट ट्रांसफर कम है आपका तो कंडेंसेशन रेट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। 272 का बी आंसर है। 272 का आंसर है बी। कह रहा है कि 73 देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्रेश लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल एक लिक्विड है और जिस तरीके से विस्कोसिटी फॉलो करती है, टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड की विस्कोसिटी डाउन होती है, वह थर्मल कंडक्टिविटी डाउन होगी। तो 273 का आंसर है बी, डिक्रीज होगी। 273 का आंसर कौन सा है, बी। चलिए, ना इंक्रीज होगी ना रिमेंस कांस्टेंट रहेगी। ठीक, सिंपल बात है, डिक्रीज होगी। 274, पिक और द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कोई एक बात गलत होगी, वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन, पहली बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लूइड मूवमेंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बायोंट फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन डेंसिटी टेक्स प्लेस इन केस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। ये बात बिल्कुल सही है भाई। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है, बाहर से हम कोई एजिटेशन नहीं करते हैं, हम हीटअप करते हैं जो किसी सरफेस के थ्रू किसी भी लिक्विड को, तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स टच में होते हैं सरफेस के, उनका क्या टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम उनका बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या है, ओवरऑल उनका बायन्सी फोर्स उन पर बढ़ता है। बायन्सी फोर्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वो ऊपर जाते हैं, ऊपर के जो कोल्ड मॉलिक्यूल हैं वो जगह खाली होती नहीं, उसको भरने आते हैं। इस तरीके से नेचुरल एक करंट क्रिएट हो जाता है, सर्कुलेशन क्रिएट हो जाता है, हॉट से लिक्विड, लिक्विड से हॉट की ओर। इसको नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है वो फंक्शन होता है ग्रासोफ नंबर का, प्रांटल नंबर का। यहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए रेनॉल्ड नंबर का यहाँ पर रोल नहीं आता है। वी जो ए है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए बी की ओर देखते हैं, तो ये तो आंसर नहीं है हमारा। कह रेशियो ऑफ नसल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांटल नंबर, ये क्या स्टैंटन नंबर है। कह रहा है इज कॉल्ड स्टैंटन नंबर, तो भैया ये तो बात सही लिखी है उसने, दोनों बातें ट्रू हैं। तीसरा देखते हैं, कह रहा पैकेलेट नंबर इज द मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाई कन्वेक्शन टू बाई कंडक्शन। मान लेता हूँ एक पॉइंट के लिए आपके लिए कि हो सकता है आपको ये नहीं पता है। ओके, डी देखते हैं। डी में कह रहा है कोलबर्न जे फैक्टर फॉर हीट ट्रांसफर इज गिवन बाई कोलबर्न जी फैक्टर, कोलबर्न एनालॉजी से स्टैंटन नंबर इनटू प्रांटल नंबर पावर 2/3 ये होता है रिलेशन। इसमें क्या दिया है, इसमें स्टैंटन नंबर इनटू प्रांटल नंबर दिया है खाली, तो भाई इसमें गलत दिया है, गलत दिया है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट होता तो ऐसा होता। फिलहाल इसमें से सी भी सही है। मान लो अगर आपको इसमें नहीं से हमारा कोई, तो दूसरा देखिए ऑप्शन, हो सकता दूसरा आपको पहले से पता हो तो क्लियर हो जाएगा सी तुरंत की गलत है कि सही है। ठीक, तो टेंशन नहीं लेने का। द पैकेट नंबर इज द मेजर ऑफ रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन टू दैट बाई कंडक्शन। ठीक, बिल्कुल सही लिखा है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। पैकेट नंबर
इट इज द रेशियो ऑफ रेनॉल्ड multiplication ऑफ रेनॉल्ड नंबर into Prandtl number, and finally we can solve it rho Vd upon mu and mu Cp upon K. We can solve म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रो बी डी सी पी अपॉन के, इस फार्म में भी और इस फार्म में भी 2 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है भैया रेशियो, रेशियो किसका है? इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय कन्वेक्शन बटे एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय कंडक्शन, राइट? कौन सा है? कंडक्शन। कैसे पता किया सर? देखो नीचे से क्या है के और नीचे क्या है कंडक्शन, ठीक? ऊपर क्या वी, बी से क्या कन्वेक्शन, समझ गए? चलिए एक स्टूडेंट कह रहा है सर बी से कन्वेक्शन कैसे है? कन्वेक्शन का मतलब क्या है? जहाँ पर मॉलिक्यूल एक मूवमेंट करते हैं उनके पास अपनी एक वेलोसिटी होती है, तो कन्वेक्शन में वेलोसिटी जो है एक फंडामेंटल एक पैरामीटर है, समझिए? जब आपको डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं इनको मेन पैरामीटर कहते हैं, तो वेलोसिटी जो है कन्वेक्शन के लिए मेन पैरामीटर है। ओके चलिए तो मेरे प्यारे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ते हुए क्वेश्चन। अब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बस मेरी गारंटी है कि बिना पढ़े आप हमसे रट्टा जरूर मारोगे। अगर आप डिप्लोमा लेवल है पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, ठीक? और बीएससी में हो तो पक्का बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। बट हाँ बीटेक में हो और आपका कॉलेज सही है, यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 275, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी एट द सेम टेम्परेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी एट द सेम टेम्परेचर? इनमें से आपको बतानी है मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी है। स्टील, पेट्रोल, एयर, ऑल हैव द सेम। इसको हटा दो, एयर की सबसे कम, उससे ज़्यादा पेट्रोल की, सबसे ज़्यादा स्टील की, ठीक? तो 275 का ए आंसर है। कितनी कितनी है जो मैंने आपको पिछले क्लास में करवाई है? 276 देखेंगे। अ बैकवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर इज बेटर देन फॉरवर्ड फीड कंसंट्रेटिंग कोल्ड फीड बिकॉज इट प्रोवाइड। मेरे प्यारे मनमोहन, देखो 2 वाक्य हमने आपको कई बार लिखवाए, फिर लिख लीजिए। अगर फीड हमारी हॉट है, हॉट मतलब गर्म, हॉट फीड है, फीड हमारी हॉट है, ठीक? और लेस विस्कस है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं है, ठीक? तो ऐसी कंडीशन में फॉरवर्ड फीड अरेंजमेंट हमको फॉलो करना है, फॉरवर्ड फीड अरेंजमेंट। बट फीड कोल्ड है, ठीक? और मोर विस्कस है, तो बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट हमको फॉलो करना है, ठीक? ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन जो है कि ये तो बात हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई है कि अब बैकवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेटर बेटर देन फॉरवर्ड फीड मल्टीपल कोल्ड फीड बिकॉज इट प्रोवाइड। क्यों? इकोनॉमी भी ज़्यादा मिलती है और कैपेसिटी लोअर होती है? नहीं, इकोनॉमी हायर होती है, ओके, बट कैपेसिटी भी हायर होती है। लोअर कैपेसिटी गलत, बोथ हेवन सी गलत, लोअर इकोनॉमी गलत। अरे भाई कोई काम हम नुकसान के लिए करेंगे? नहीं करेंगे। तो कैपेसिटी हमें कैसे मिलनी चाहिए? हायर मिलनी चाहिए, तो हाई मिलती भी है। तो 276 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 277 देखेंगे। इन बायोट नंबर द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यूज्ड इन द रेशियो ऑफ। जब हम ट्रांजिएंट कंडक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ट्रांजिएंट कंडक्शन, अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन, अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन पढ़ते हैं, तब उस समय एक नंबर आता है जिसे बोलते हैं बायोट नंबर।
क्या बोलते हैं, बायोट नंबर, HLC/K। एक और नंबर आता है, इसे बोलते हैं फोरियर नंबर, अल्फा टाउ अपॉन LC का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सर ओके यहाँ पर LC क्या है सर जी, व्हाट इज LC? तो हमने कहा LC है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। सर हमें समझ नहीं आया। देखो ध्यान रखिए भैया, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब होता है कोई लेंथ है, डायमीटर की जगह पे लेनी है, उसकी जगह पे लेनी है, उसकी जगह पे लेनी है, ऐसा है। बट ट्रांजिएंट कंडक्शन में, ट्रांजिएंट ध्यान रखिए, ट्रांजिएंट कंडक्शन में जो हम निकालते हैं यहाँ पर, इसके अलावा CRE में जब हम डिफ्यूजन, हम जब हेटेरोजेनियस पढ़ते हैं तो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लेते हैं। तो इन दोनों केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बटे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। समझ गए, याद रखनी है। बट जब हम बात करते हैं फ्लूइड फ्लो की और वहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लेनी होती है, अगर कोई हमारा ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा डक्ट है जो कि मतलब सर्कुलर नहीं है, कुछ और है, तब उसके डायमीटर ना लेके हम इक्विवेलेंट डायमीटर लेते हैं और वहाँ पर हम एरिया अपॉन पैरामीटर से निकालते हैं एज ए इक्विवेलेंट डायमीटर। 4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन पैरामीटर तौर पर निकालते हैं। बट ध्यान रखिए अनस्टेडी ट्रांजिएंट कंडीशन में, अनस्टेडी कंडक्शन वाली केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक ऐसे निकालते हैं। सर एग्जाम्पल दीजिए, चलो टाइम कम है बट एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके पास सिलेंडर है, सर सिलेंडर अब एक क्वेश्चन करा सर सिलेंडर पता नहीं कैसा होता है, आओ देख लेते हैं क्या दिक्कत है। हेलो, कहाँ गया सिलेंडर हमारा? ये है भैया सिलेंडर है। ठीक, इस सिलेंडर के लिए, इस सिलेंडर के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, H बोलते थे ना, यहाँ पर लेंथ ले लिया हमने, अपॉन सरफेस एरिया, कौन सा, ये वाला सरफेस एरिया। ठीक, तो 2 पाई आर एच, पाई से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, इक्वस टू R/2। तो सिलेंडर के लिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या आ जाएगी, L से आ जाएगी। दूसरा फिगर, स्फीयर, स्फीयर का मतलब गोला, गोला के लिए सर LC निकालें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R3, सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 R से 1 R बचेगा खाली, और यहाँ पर 3। ठीक, R/3 आ गया। एक एग्जाम्पल और दे दें, क्यूब ले लो, क्यूब कहाँ गया क्यूब, ये लो एक क्यूब है। क्यूब की मान लिया कि सब ये लेंथ है, L ब्रेथ है, और ये हाइट वगैरह सब क्या है, ये L है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालो, वॉल्यूम इसका L3, सरफेस एरिया 6 इंटू L स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो L/6 आ जाएगा। तो ऐसे अगर अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन के वाले केस हो तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था हमसे कि क्या होगा आंसर, तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें पहला ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू सरफेस एरिया, रेशो वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, 277 का ये आंसर है।
अच्छा, मैंने आपको बात छेड़ी है तो फिर बात दूर तक जाएगी। मैंने आपको बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अगर हम देखें अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन में तो फिर हम इस तरीके से निकालते हैं। बट अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी डक्ट से, वो कोई एनुलर सरफेस हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, उसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। हमने किसी भी कंटेंट में आप खाना पूर्ति नहीं की है, मैं गारंटी देता हूँ पूरे इंडिया में चैलेंज है मेरा कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चाहे उसने फीस 90,000 को ना ली हो, पूरा कंटेंट नहीं पढ़ाया केमिकल इंजीनियरिंग का। बट हमने अगर आपको बोला होगा कि CRE 1 पढ़ाया है, CRE 2 नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, ठीक है। बट अगर मैंने जो पढ़ाया है पूरा, मैंने पूरा पढ़ाया है, कहीं पर छोड़ा नहीं है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। मैंने आपको बोला कि अगर हम बात करें कि कन्वेक्शन में, बट लिखो, बट इन केस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक। नसेल्ट नंबर आप यूज करते हो HD/K, कब? जब कोई सर्कुलर पाइप होता है तब। मगर मेरे प्यारे, अगर पाइप सर्कुलर नहीं हुआ तो पाइप का जो ये वाला मुंह जो सर्कुलर आप देख रहे हो उस तरीके से, अगर वो रेक्टेंगुलर हुआ, अगर वो इस तरीके से यहाँ पर है और उनके बीच में एनुलर से यहाँ पर फ्लो हो रहा हो, तब आप क्या करोगे? तब हम नसेल्ट नंबर को लिखेंगे HLC/K। LC क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। और यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो इस बार वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। आप भ्रमित हो जाते हो, आपको पता नहीं रहता, पर मैं गारंटी अब पता रहेगा आपको, क्योंकि सर इस टाइप के केस में, या फिर हम रॉड नंबर लिखते हैं ρBD/μ, बट जब डायमीटर नहीं होता है, ऐसा वाला नहीं होता है क्रॉस सेक्शन, तो ρBl/μ लिखते हैं। तो यहाँ पर L क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वो भी ऐसे निकालते हैं, समझ गए? ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा ये वीडियो है, चाहे शॉर्ट वीडियो है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको वायरल करिए, आप इसको फैलाइए। अच्छी चीज़ों को फैलाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और नंगपन है उनको तो फैलाते ही हैं सभी लोग। चलिए, तो 4 इंटू हाइड्रोलिक रेडियस RH। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द पेरीमीटर। ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसी फ्लूइड के फ्लो की, तब वहां पर अलग तरीके से लेते हैं। चलो अब बात करें, आगे को एग्जाम्पल आगे तो बताएंगे। चलिए, पहला हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, रेक्टेंगुलर। अगर हमारा जो सरफेस एरिया है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो कैसा हो? रेक्टेंगुलर हो, इस टाइप का, ठीक, रेक्टेंगुलर है। अब मुझे इसके निकालना है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, जी LS और ब्रेथ इसकी B है। तो हमने क्या बोला? 4 इंटू AC/P। 4 क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होगा? L+B। सॉल्व करो, LB/L+B, ठीक, ये इसका आंसर रहेगा। यानी इस क्रॉस सेक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आप ये यूज करोगे, जहाँ पर डायमीटर रखते हो वहाँ पर आप इस वैल्यू को रखोगे 2LB/L+B को। अब दूसरा एग्जाम्पल, इसमें तो क्या है कि फ्लूइड फ्लो में हीट ट्रांसफर के दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दो बाउंड्री नहीं है, सिंपल एक ही बाउंड्री है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है रेक्टेंगुलर एनुलस। रेक्टेंगुलर एनुलस, ठीक। अब ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर एनुलस जो है कुछ इस तरीके का हमें दिखता है, इस तरीके से जे एरिया है, या फिर इस टाइप की कोई ज्योमेट्री है, पाइप है, पाइप ऐसा इसमें ऐसा है, डक्ट है कोई, और
इस टाइप से, सही। यहाँ से यहाँ जो है L1 है, बड़ा वाला साइड है, यहाँ से B1 है, L2 है, B2 है। अब मुझे इसके निकालना है इक्विवेलेंट डायमीटर। किस केस के लिए? अगर फ्लो जो बीच वाला जो है ना, यहाँ वाला जो एनुलस है, एनुलस मतलब दो चीज़ों के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं एनुलस, ठीक। दो पाइप के बीच में, वो कैसे भी हो, एनीथिंग। अब मुझे इसके लिए, अगर इसमें फ्लो हो रहा है और फ्लो के समय मुझे हीट ट्रांसफर निकालना है, अगर मुझे हीट ट्रांसफर निकालना है, अगर मुझे हीट ट्रांसफर निकालना है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हमें हीट ट्रांसफर निकालना है, ठीक। और अगर हमारा पर्सपेक्टिव हीट ट्रांसफ़र है तब तो जो पेरीमीटर है, मान लो इसके अंदर कोई कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है और बाहर हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हीट ट्रांसफ़र हॉट से कोल्ड की ओर होगा। तो उस समय पेरीमीटर में सिर्फ ए वाला हिस्सा लेंगे हम, समझ गए। जबकि अगर हमारा पर्पज होगा डेल्टा पी निकालना, तो उस समय प्रेशर लॉस के लिए ये पैरामीटर भी रिस्पॉन्सिबल है और बाहर वाला पैरामीटर भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर हमने लिया है किसके लिए? प्रेशर के लिए, ठीक। बट अभी हम हीट के लिए बात कर रहे हैं, हीट के लिए एक लेंगे और प्रेशर के दो लेंगे। चलो प्रेशर के लिए निकालना दिखा देते हैं आपको। रेक्टेंगुलर है तो D4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बटे पेरीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? जब जो जगह इसमें फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगी? बड़ा वाला जो एरिया है, बड़े वाले का L1 B1, छोटा वाला जो एरिया है वो घटा दो L2 B2। अगर बड़े में छोटा घटा दोगे तो क्या बचेगा? ए चारों का बचेगा खाली, ठीक। यहाँ पर पेरीमीटर में ए वाला पेरीमीटर, हमारी बात, ए वाला पैरामीटर पेरीमीटर, तो 2L1 प्लस B1 मतलब बाहर वाले के पैरामीटर प्लस अंदर वाले के पैरामीटर 2L2 प्लस B2। दोनों में से हम दो कॉमन ले लें और दो कैंसिल कर दें, तो L1 B1 माइनस L2 B2, L1 प्लस B1 L2 प्लस B2, ये निकल के आपके सामने आता है। बात समझ गए? ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंट डायमीटर या फिर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, किसके लिए? रेक्टेंगुलर एनुलस के लिए। आर मतलब रेक्टेंगुलर एनुलस। बट अगर हमें निकालनी हो स्क्वायर एनुलस, मतलब रेक्टेंगुलर ना होके वो स्क्वायर हो, मतलब आपका B1 जो L1 है दोनों आपस में बराबर हो, समझ गए। सेम ऐसे अंदर का जो हिस्सा है L2 और B2 वो भी बराबर हो, मतलब सिंपल दोनों स्क्वायर हो। और ऐसे केस में निकालना हो तो जहाँ पर L1 है B1 है, वहाँ एक चीज पुट कर दीजिए, कोई भी जो चाहो आप। मान लो B1 को मैंने L1 पुट कर दिया, यहाँ से देखो, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, तो L1 स्क्वायर हो जाएगा, L2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। L1 B1 बराबर है इसलिए 2L1 हो जाएगा, अब वो 2L2 हो जाएगा, ठीक। दो कॉमन ले कैंसिल कर दोगे, ऊपर प्लस माइनस दो डिवाइड कर लोगे, L1 माइनस L2 और L1 प्लस L2, नीचे L1 प्लस L2, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। L1 माइनस L2 ये निकल के आ जाएगा। हमने किसके लिए निकाला है? ये हमने
प्रेशर लॉस अगर हो उस समय निकालें हम लें, उस समय है, ठीक। अगर हम एसी को हीट के निकालना चाहते हैं, अगर हीट के लिए निकालना चाहते हैं तो हमें ध्यान दो, हमें ए लेना है सिर्फ, और इसको नहीं लेना है। ए ऊपर झुके तो रहेगा, समझे। 2L1V1 माइनस L2V2 और नीचे वाला जे रहेगा खाली, बस तब हीट के लिए आ जाएगा। अच्छा, एक ज्योमेट्री और हम मान सकते हैं, तीसरा केस। अगर ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की हो कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक, ये हमारा अंदर इस पे सर्कुलर सेक्शन है, और इसमें जो बाहर का एनलस है इसमें फ्लो हो रहा हो, ठीक। अब मुझे क्या निकालना हो, हमें निकालना हो डेल्टा पी वाले केस में एलसी, मतलब दोनों पैरामीटर लेने हैं। तब अगर हम हीट के निकालना हो तो इसको नहीं लेंगे, बाहर वाले को, सब अंदर वाले ले लेंगे। 4 इंटू AC अपॉन पैरामीटर, 4। अब यह क्रॉस सेक्शन जे लेना है आपको, बाहर वाला एरिया क्रॉस सेक्शन। तो मान लेता हूँ जे L1 है, जे B1 है, इसका डायमीटर है, ठीक, स्मॉल d। तो बड़ा डायमीटर एरिया कौन सा है, L1V1, उसमें घटाना आपको कौन सा है, अंदर वाला एरिया, π/4 d², ठीक। तो जो बाहर का बचेगा, दोनों बड़े में छोटा निकाल देंगे तो पैरामीटर सर्कल का है वो πd होता है, और बाहर वाली जो ज्योमेट्री है उसका पैरामीटर L1V1 हो जाएगा। खाली LV मानो, L1V1 मत बोलो, खाली L और B मान लो। अगर LV मान लोगे तो कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। 4LV π/4 d² πd, बस, ठीक। अगर हीट ट्रांसफर के लिए है, अब ए जो है FM के लिए, फिर अगर हीट ट्रांसफर के लिए है तो एक चीज कैंसिल हो जाएगी, बस, और कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक और हम केस मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा पाइप है, सर्कुलर जोन है उसका, और फिर ऐसे कोई इस तरीके से कोई अंदर वाला पाइप है। जो अंदर वाला पाइप है उसका डायमीटर दिया है स्मॉल d, और जो बाहर का डायमीटर है उसका दिया है कैपिटल D। अब मुझे निकालना है LC इसके लिए। LC भाई 4AC अपॉन P, 4 π/4 बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, ठीक, अपॉन पैरामीटर πd। अब इन्हें सॉल्व करोगे, 4 तो दोनों को कॉमन निकालो तो 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन लोगे, पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा d² माइनस स्मॉल d², ऊपर लिखोगे d प्लस d और d माइनस d, नीचे है d प्लस d, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d। ध्यान दीजिए, अगर हीट का निकालना है, हीट का निकालना है और हीट अंदर फ्लो हो रही है, तो बस अब ये कैपिटल D वाला हटा दीजिए बाहर का, ठीक, और सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल आपने एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझा होगा। आइए हम बात करते हैं, हम बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चले गए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। हम आगे बढ़ाने चक्कर में ऐसा नहीं कि हम टॉपिक छोड़ते नहीं हैं। 278 देखेंगे, नसेल्ट नंबर इन फोर्स कन्वेक्शन इज द फंक्शन ऑफ, नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांटल नंबर, किसमें, फोर्स कन्वेक्शन में। रेनॉल्ड नंबर पॉइंट, तो बी भी सही है और ए भी सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी सही है, सी। 278 का आंसर है सी।
क्वेश्चन नंबर 279 देखेंगे। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, कोई टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक है। कह रहा है कि एक्सटेंडेड हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया, मतलब फिन लगाना है आपको। फिन्स आर यूज टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट। फिन एफिशिएंसी डिफाइन एज, अब जो फिन एफिशिएंसी होती है डिफाइन एज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड अक्रॉस द फिन सरफेस, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड across the fin surface to theoretical heat transfer across the equal area, ठीक। सही बात है। देखो हमारे पास कोई एक पाइप है, हमने इस पे क्या किया है, एक फिन लगा दी। फिन ऐसी हो सकती है इस तरीके से, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, कुछ भी हो सकती है। ये फिन है जो मैंने इसे बनाई है, एक क्या है, फिन है, क्लियर। अब जो फिन है, इस फिन में क्या है, इसका एक अपना टेम्परेचर है, ठीक। उस टेम्परेचर पर उसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो वैल्यू। बट अब जो फिन जहाँ पर जुड़ी होती है, मान लो फिन ऐसे जुड़ी हुई है इस पॉइंट पर, बेस, इसको बोलते हैं बेस टेम्परेचर, जो बेस पॉइंट है। तो इस पर टेम्परेचर होता है बेस टेम्परेचर, वो इस फिन के मुकाबले ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस पर क्या होता है, हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है, ठीक। तो ऊपर जो लेते हैं वो हम हीट ट्रांसफर अक्रॉस द फिन एट फिन टेम्परेचर, ठीक है। बट नीचे जो लेते हैं थ्योरेटिकल हीट ट्रांसफर अक्रॉस द इक्वल एरिया इफ एट बेस टेम्परेचर, समझ गए, क्या लेते हैं, एट बेस टेम्परेचर। तो इसमें एक ऑप्शन है, चेक करिए, डी, कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू द बेस टेम्परेचर, बेस, ठीक। ये नीचे आपको आना चाहिए, यहाँ पर इक्वल टू द बेस टेम्परेचर, यहाँ पर आपको ऐड करना है, हेल्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू द, अगर हम ये मान लें कि जो बेस पे टेम्परेचर, अगर वो वाला टेम्परेचर पूरे फिन पे हो, अरे जो टेम्परेचर बेस पे है अगर वो टेम्परेचर पूरे फिन पे माने, तब उसमें हीट ट्रांसफर मिलेगा वो ज़्यादा होगा कुछ। मान लो ये 100 है, ये 90 है, तो फिन एफिशिएंसी कितनी हो गई, 90% हो गई, 0.9 हो गई। ये इसकी डेफिनेशन है खाली, तो इसका आंसर है डी। इसको चलिए एक बार समझते हैं, हम आपको दोबारा समझाते हैं पूरा। ये टॉपिक है अपने आप में एक छोटा सा, इसको समझ लेते हैं। फिन में दो पॉइंट आते हैं, एक तो आती है एफिशिएंसी, एक आती है इफेक्टिवनेस। जो एफिशिएंसी होती है उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिवनेस को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिन एफिशिएंसी क्या है, देखो एक्चुअल हीट ट्रांसफर, जो बोल रहा हूँ ना ध्यान सुनना उसका, हीट ट्रांसफर बाय द फिन, एक्चुअली कितना हो रहा है, जो उसकी कंडीशन है टेम्परेचर वगैरह, क्यू फिन, ठीक। अब देखो मैक्सिमम हीट दैट would be transferred if whole surface of fin is maintained at the बेस टेम्परेचर, इसे क्यू मैक्स कहते हैं, ठीक। तो आपने यहाँ देखा कि भाई जो फिन एफिशिएंसी है वो क्यू
फिन और क्यू मैक्स इनका रेशियो है। इस रेशियो को हम 1/ml, एल यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है और जो m है वो एक पैरामीटर है, पैरामीटर रिलेटेड टू एक्सटेंडेड सरफेस एरिया या फिर फिन, है ना, रिलेटेड टू एक्सटेंडेड। आप लोगों ने पढ़ा होगा सीआरई में थ्री मॉडल्स, तो उसको हमने एम से दिखाया था, स्मॉल एम से, आपको याद होगा। बाहर हमने टर्म यूज किया था, सेम वैसा टर्म है बट उसकी डेफिनेशन यहाँ अलग है, वो अलग है, इसकी वैल्यू यहाँ अलग है, वो अलग है। तो एम की वैल्यू है एच पी के ए सी एस, ठीक जी, एम की वैल्यू है यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1/ml, और एम की वैल्यू आप पुट करोगे, एल की वैल्यू अंदर ले आनी हो तो नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एच पी एल स्क्वायर के ए सी एस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशिएंसी, फिन इफिशिएंसी। एक क्वेश्चन करा सर जी है क्या एच पी, जो एच है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ए सी एस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपको हमने पिछले न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखाया था। के है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर। एफ फिन, ठीक, एफ फिन। यहाँ पर टेम्परेचर का फंक्शन हम नहीं मानते हैं इसको, थोड़ा सा, क्योंकि अब बेस्ट टेम्परेचर अलग है, वो अलग है, तो उसको सिंपल हम मानते हैं कि ये कांस्टेंट है उस टेम्परेचर जोन में। पी क्या है, ये पैरामीटर ऑफ फिन है, अगर इस तरीके से फिन लगी हुई है तो एक जे पैरामीटर हो गया इसका, जोड़ोगे, अगर ऐसे ऐसे है तो जे सब पैरामीटर हो गया इसका फिन का। फिलहाल आपने एफिशिएंसी मामला देखा। ऐसे ही एक टर्म आता है इफेक्टिवनेस ऑफ फिन, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ हीट ट्रांसफर, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन, उसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं। तो देखो हीट ट्रांसफर विद फिन और हीट ट्रांसफर विदाउट फिन। तो ये तो हर बच्चा कह देगा सर कि ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने जो फिन लगाई है इसलिए ताकि हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो, ऊपर वैल्यू ज़्यादा है नीचे वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, ए वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो ध्यान रखिए फिन के केस में एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 और इफेक्टिवनेस हमेशा मोर देन 1 होती है। सर इफेक्टिवनेस का कोई फार्मूला है पी के एच ए सी एस, जिस टर्म आपको पहले से पता है, ए इफेक्टिवनेस फार्मूला है, ए वैल्यू मोर देन 1 होती है और इफिशिएंसी लेस देन 1 होती है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है, ये लेक्चर मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सिखाएगा, है ना, और हमारे कंटेंट डीपनेस को भी समझाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 है, इन अ को करंट डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यूज्ड फॉर कंडेंसिंग सैचुरेटेड स्टीम ओवर इनर ट्यूब, इफ द एंट्रेंस एग्जिट कंडीशन ऑफ द कूलेंट आर इंटरचेंज द रेट ऑफ कंडेंसेशन विल। वेरी गुड। देखो एक क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकल गया, इसको भी समझिए। इन्होंने बताया कि भाई, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, ठीक,
इन्होंने कहा एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। ठीक है भाई, है, मान लिया तुम कह रहे हो तो। ठीक, यहाँ से फ्लूइड मान लो इन कर रहा है, यहाँ से आउट कर रहा है। ओके, डबल पाइप है तो बाहर से ये बनेगा, ठीक, ये डबल पाइप है। तो डबल पाइप है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन को करंट डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, को करंट मतलब क्या है, दोनों एक ही तरफ से इन करेंगे, सेल साइड फ्लूइड भी इन करेगा इधर से और ट्यूब साइड फ्लूइड भी इन करेगा। क्लियर, को करंट है, को करंट है। ओके, कह रहा है इसको यूज किया गया है, यूज फॉर द कंडेंसिंग सैचुरेटेड स्टीम ओवर इनर ट्यूब। ठीक, इनर ट्यूब में कोई फ्लूइड कूलेंट जा रहा होगा और स्टीम जा रही है किसमें, ट्यूब के ओवर है, मतलब ऊपर है, मतलब सेल साइड में है। क्लियर, कह रहा है इफ द एंट्रेंस एंड एग्जिट कंडीशन ऑफ कूलेंट आर इंटरचेंज, मतलब ये है कि इस बार हम क्या काम करें, पहले तो को करंट जा रहे थे और फिर अब किस में जा रहे हैं, अब हमने काउंटर करंट कर दिए। मतलब हमने इस बार क्या किया, इधर से इन किया इसको और इधर से आउट हो गया, जिस सेकंड केस में। फर्स्ट केस में ऐसा था, ब्लू से फर्स्ट केस में। सिंपल मतलब है कि पहले केस में को है, दूसरे केस में काउंटर है। कौन सा है, ये तो स्टीम का है और ये जो है कूलेंट का है। ये स्टीम का है, उनको ऐसे रहने दिया, कूलेंट का हमने चेंज कर दिया। ठीक, क्लियर, दोनों केस में देखोगे तो एक को है और एक काउंटर है या पैरेलल काउंटर है। ठीक, चलिए, कह रहा है कि देन रेट ऑफ कंडेंसेशन विल, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब मेरी एक बात समझो, रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड करती है डेल्टा टी पे, LMTD पे। पहले वाले केस में यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, इसमें तो हमारी जो LMTD निकल के आएगा वो निकल के आएगा को का, और यहाँ पर LMTD निकल के आएगा वो निकल के आएगा काउंटर का। ठीक, अब आपको सिंपली आपसे बोला जाए कि कौन ज़्यादा है तो आप बोलोगे काउंटर ज़्यादा है। अगर काउंटर ज़्यादा है तो दूसरे वाले केस में हमें जो हीट ट्रांसफर ज़्यादा मिलेगा, मतलब कंडेंसेशन अच्छा होगा, आप ऐसा बोलोगे। बट आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि इफ़ फेज चेंज अवेलेबल, फेज चेंज प्रेजेंट, मतलब कोई भी स्टीम है वो कंडेंस हो रहा है, ऐसा कुछ प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में LMTD चाहे को का हो और चाहे वो काउंटर का हो, कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, क्योंकि फेज चेंज का केस है, इसलिए LMTD दोनों बराबर होंगे। इसी वजह से कि पहले जो हीट ट्रांसफर रेट उनको मिल रहा था Q1, दूसरे बारे में Q2 सेम ही मिलेगा, इसलिए रेट ऑफ कंडेंसेशन भी चेंज नहीं होगा। ठीक, ये बात आप याद रखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है आपको। बट अगर स्टीम की जगह पे यहाँ पर गर्म पानी फिल हो रहा होता, ठीक, उसको हमें ठंडा करना होता, तब उस केस में दूसरे वाली कंडीशन में हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा मिलता और कंडेंसेशन मेरा इंक्रीज होता, तब मेरा आंसर होता ए। बट इस क्वेश्चन में आंसर है सी, रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ गए बात? जिस तरीके से मैंने लेक्चर आपको समझाया है, हमारे सारे लेक्चर इस तरीके से समझाते हैं आपको, हर सब्जेक्ट में मैंने इसी तरीके से पढ़ाया आपको। आप हमारे 200 क्वेश्चन करने के बाद कम से कम 1200 क्वेश्चन कर सकते हो, ये मेरी ताकत है, इस कंटेंट की ताकत है। समझ गए? एक कंटेंट वर्ल्ड पॉपुलर है और एक कंटेंट डिमांड बहुत ज़्यादा है। 30 दिन के अंदर इसकी जो डिमांड है वो 30 से लेकर 182 स्टूडेंट एनरोल कर लिया। 30 इससे पहले के, 30 दिन से पहले के
30 दिन में इतना एनरोल कर लिया पूरे वर्ल्ड से। वर्ल्ड में हमारे पास सभी 4 कंट्री अवेलेबल हैं, हिंदुस्तान हो गया और नेपाल और अपना पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये मेन कंट्री है। तो आपसे अनुरोध करेंगे आप तुरंत ज्वाइन करिए हमारे कंटेंट को, बहुत सुपर कंटेंट है। अगर आप डिप्लोमा वाले, बीएससी वाले हो, बहुत सिंपल समझाते हैं, आपने देख ही लिया हो क्लास में। अगर आपको इंटरेस्टेड हो हमारा कंटेंट ज्वाइन करने के लिए, सबसे पहले आपको काम करना है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो केमिकल गुरु प्ले स्टोर से। दूसरे नंबर पर कोई डाउट है 9897997874, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, कोर्स के बारे में पूछ सकते हो। अभी कोर्स की फीस 15,000 16,000 जो थी पूरी ओपी गुप्ता की, अब वो फीस महज 5-6 हज़ार है। तो आप तुरंत ज्वाइन करिए डिस्काउंट में। फिर मिलते हैं, नमस्कार।